मेरा नाम सनम है। मेरी उम्र 20 साल है। आज मैं कबूल कर चुकी थी। रज़ा मेरा शौहर है, जिसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था। अब मैं मजबूर थी कि उसे ना छोड़ूं, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बन गई थी। ये बात अभी उसे मालूम ना थी। जब उसने देखा कि मैं अकेली उससे मिलने आई थी, तो उसने मुझे सख्ती से पकड़ा कर कहता, आज तुमको जाने नहीं दूंगा। यही कहकर झुका और दीवान की किस नंबर 15 रज़ा सनम को बाहों में भरते हुए किचन में लाया और उसके लिए रोटी सब्जी प्लेट में निकाल कर उसे अपने हाथ साथ हाल रूम में ले आया। आओ तुम्हें मैं अपने हाथ खाना खिलाऊंगा। रज़ा ने उसे अपने करीब बिठाकर कहा, नहीं मैं खुद खा लूंगी, आप तकलीफ ना करें। सनम ने झिझक कर कहा, मुझसे मोहब्बत करती हो फिर भी झिझक, तुम रज़ा की जोजा हो, खुद मैं इत्मीद लाओ और बहादुर बनो। रज़ा ने कहा तो सबने खामोश रही। मैं नहीं चाहती आप में और मुर्तजा अंकल में किसी में भी किसी किस्म की झिड़क हो या मुझे लेकर तलफी पैदा हो, इसलिए डरती हूँ। सलमान ने उसे अपने दिल का खदशा बयान कर दिया। अच्छा तुम्हें अपने ससुर की बहुत परवाह है, लेकिन एक बात याद रखना सनम, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम मेरे साथ डट कर खड़ी रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर तुमने मेरी कुर्बानी दी या किसी का दिल रखने की खातिर मेरा दिल तोड़ दिया, अब मुझे ये तब तुम देख मैं क्या करता हूँ। रज़ा नवाला बनाकर उसके मुंह ले गया तो वो डरी सहमी नजरों से रज़ा को देखने लगी। खा लो, रज़ा ने कहा तो सनम ने मुंह खोला और खा लिया। आप मुझे मारेंगे और कैद कर रखेंगे, सनम ने कहा तो रज़ा खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। सनम के सर से दुपट्टा उतार कर उसके जुड़ के खोल दिया और उसके कान में हल्की सी सरगोशी की। नहीं, अब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकता, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। हाँ, लेकिन उसे मेरी कमजोरी मत समझना, तुम्हारी वफा और मोहब्बत मेरी ताकत बनी रहेगी। और हाँ, अगर कुछ बेवकूफ़ी की भी तो तुम्हारा प्यार भरी सजा दूंगा। अब इतना भी जालिम नहीं हूँ सनम जान, शोहर हूँ तुम्हारा और मुझ पर इत्मीद करना सीखो। रज़ा बोलता हुआ उसके कान की नोक को दांतों से बेदर्दी से कुचल गया तो सनम सिसक पड़ी। अब कभी नहीं सुधरने वाले। सनम रज़ा को दूर धकेल कर बोली, मेरी सजाएं तो ऐसी ही होती, मोहब्बत भरी मार। अब तुम्हें हसीन सजाओं से नवाजूंगा अगर तुमसे कभी गलती हो गई। रजा के पुरस्कार लहजे सनम को खौफजदा करने के लिए काफी थे। यार डरती क्यों हो, मजाक कर रहा हूँ। एक तो पहले तुम डर लो, मुझसे नजरें मिलाने से तुम्हें शर्म आती है, लेकिन लेकिन जो भी कर लो, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मुझे और मेरे प्यार को तो किया। रजा उसका मासूम सा चेहरा देखकर बोला, जो हमेशा उससे डरती और दूर भागती रहती थी, आज वही लड़की उसके पहलू में बैठी थी। अच्छा तुम ही हंसती थी। मुझे शक हुआ तो मैं पीछे छुप गया और देखा कि कोई चोरी छुपे मेरे किचन में घुस आया। मैंने उसका चेहरा तक देखना जरूरी नहीं समझा और जोर का थप्पड़ जड़ दिया। अगर मुझे पता हो तो तुम हो तो बाहों में उठा लेता। रजा ने उसका गोद में रखा हाथ अपने सख्त कुत्ते हाथ में थाम लिया। छोड़े सनम पर हया की लाली चढ़ गई थी। क्यों छोड़ दूं, जिंदगी भर के लिए ये हाथ थामा है और अब नहीं छोड़ने वाला। तुमसे ये डरना कम करो। रज़ा सख्ती से बोलकर उसके चेहरे पर आते लबों को कान के पीछे अरसता हुआ उसके चेहरे पर झुका तो सनम ने उसके लबों पर अपना दूसरा हाथ उसे मजीद किसी गुस्ताखी करने से रोक गई। रज़ा मेरा पेट भर गया है और मैं बहुत खा चुकी हूँ, अब घर जाऊंगी और देर भी बहुत कर दी है, सनम ने कहा तो रज़ा ने उसका दूसरा हाथ भी जकड़ कर झटक दिया। अब तुम मार खाओगी सनम। रज़ा सुल्तान, मुझे खुद से आइंदा दूर करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। रज़ा उसके पीछे गले में अपना हाथ डालकर उसका चेहरा खुद के करीब किया तो सनम ने कांपती पलकों का बार उठाकर रज़ा को देखा, जुबानी खेजी से उसके चेहरे की एक एक खतों को अपनी नजरों से चूम रहा था। रज़ा, सनम ने इतना ही कहा था कि रज़ा ने सनम के सूखे लबों पर अपने प्यासे लब रख दिए और खुद को शराब गिरने लगा। सनम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो जानती थी कि रज़ा की चुंगल से बचना आसान नहीं है। वो इतनी आसानी से हाथ आयाशकार नहीं छोड़ने वाला। सनम को जब बर्दाश्त ना हुई तो सनम ने रज़ा के बाजुओं को मजबूती से थाम लिया। रज़ा मोहब्बत में डूबा धीरे धीरे सारे हदों की तना तोड़ा हुआ पूरी तरह उस पर आ चुका था। रज़ा जब थोड़ी देर बाद उसे लग हुआ तो सनम उसके बाजू से लगी लंबा लंबा सांस ले रही थी। बहुत बुरे हैं आप सनम ने बेरब्त अल्फाजों में बोली। रज़ा ने जो मानियत भरे लहजे में कहा, बहुत ज्यादा से भी बहुत ज्यादा मिसिज, आप तो अभी से डर गई। पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है और पता नहीं फिर आपके नाजुक मिजाजी का क्या होगा। मैं तो अपना हर हक वसूल लूंगा।
اور رات کی کوئی गुंजाइश नहीं है। सनम ने रजा के मुंह से यूं बेबाकपन वाली बातें सुनी तो अपने नाजुक हथेली से रजा के कंधे पर हल्की सी मार लगाई, जिस पर रजा ने तिरछी नजरों से उसे देखा। वो गलती हो गई, जोर से लग गया। सनम झट से बोली और सर झुका गई। जब दिल पर वार किया था तब तो सोचा नहीं था, और जितना मेरा तुम पर हक है तुम्हारा भी मुझ पर हक है, और तुम मुझ पर हुक्म चलाओ, हक जुटाओ, मुझे अच्छा लगेगा, बस हमेशा मेरे साथ रहना। रजा ने कहा तो सनम बर्खस्ता झुकी और दर्द उफ खुदाया। सनम झुकती हुई चली गई और पेट पर हाथ रख लिया। क्या हुआ, कुछ बोलो। सनम मेरी जान क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। रजा उसकी हालत देख मद्देनजर रखते हुए उससे प्यार से सुलाकर उसे खुद से लगा लिया। कुछ नहीं रजा, बहुत हो गया, अब कभी आऊंगी मिलने। आज सुबह से मैंने दवाई नहीं ली, अगर अरसम भाई को पता चल गया तो वो खैर है। सनम बोली तो रजा उसके सहारा देकर उठाने लगा। क्या हुआ है यार, तुम्हारी रंगत इतनी जर्द क्यों पड़ गई, और पेट, तुम मोटी हो गई हो या कोई और बात है। रजा का बाजू का सहारा लिए वो चलने लगी। कहा ना अभी कुछ नहीं बता सकती, बस आप मुझ पर यकीन रखें, और रजा प्लीज मुझे छोड़िएगा नहीं वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। सनम आंखों में नमी लेकर बोली। रजा ने उसे सीने से लगा लिया और अपनी सब अजियत भुलाकर सनम में डूब गया। पगली कहीं की, मुझे तो डर था कि कहीं तुम ही मुझे फरामोश न कर बैठो। इन आंखों में अब आंसू ना आने पाए, सिर्फ खुश रहो, समझी। और हाँ, आइंदा मरने का नाम जुबान पर मत लाना, वरना अपने हाथ से तुम्हारी जान ले लूंगा। रजा आखिरी लफ्ज पर जोर डालकर बोला तो सनम रजा की सुरमई आंखों में मोहब्बत देखकर मुस्कुरा गई। रजा की हरी झील सी आंखों में खोया हुआ था, और सनम रजा की पुरतपिश और मोहब्बत और लुटाती आंखों की ताब ना लाकर अपनी नजर झुका गई। सनम का यूं शर्माना घबराना सनम रजा को भाता था, और उसकी दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी। अब तुम देर में भी मेरे करीब रही हो, मैं बेकाबू होकर शार कर दूंगा जिस पर तुम खफा हो जाओगी। सो आप जा सकती हैं, रजा ने कहा तो सनम अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर रखते हुए जाने लगी। रजा को कुछ तो अजीब लगा था, सनम का यूं रुक रुक कर चलना, तबीयत से बोझल होना, और जिस्म का यूं उदास होना, और ऊपर से रजा से परहेज करना। रजा को कुछ दिमाग में खटखटा था, लेकिन उसने अपना वहम समझकर झटक दिया। रजा सोचने लगा बाकी सब तो ठीक है, अरसम सनम का भाई है, कैसे निकल गया। रजा यही सब सोच रहा था जब सनम जाते जाते मुड़कर रजा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, और इतने कातलाना अंदाज में उसने देखा था कि रजा का दिल धड़कना भूल गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, और ऐसी नजरों से रजा को कभी किसी ने नहीं देखा था। रजा दिल पर हाथ रख सोचने लगा, इस लड़की ने तो इस खड़े खड़ा फदा कर लिया था, और अपने इश्क में यूं ही मुब्तला किया कि आगे पीछे कुछ नहीं सोचा था। गुल के साथ सनम वापस आ गई, और अब वो पुरसुकून थी, दिल में इत्मीनान सा उतरा था, और रजा से मुलाकात कर वो आई थी, और उसका पूरा वजूद मोहब्बत से गलनार हो रहा था। सनम ने वापस शाम को लौटी, और गुल भी साथ आई थी। सनम अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है, ऊपर से डर भी लग रहा है। सलामा मेरा सर पर ना फाड़ डाले, क्योंकि आज दिन भर मैं एक भी कॉल नहीं किया, और ना ही मोम को भी कोई बात बताई कि कहाँ हूँ कैसी हूँ। मोम को तो दूंगी, लेकिन गजाला माँ से मैं बहुत डांट मार खाने वाली हूँ। गुल कुछ सोचते हुए सर्द सांसें खींचकर बोली, डर मत, मुझे गजाला माँ से बात करवा देना, मैं इन्हें समझा दूंगी कि तू मेरे साथ थी और तेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी। सनम चुटकी बजाकर बोली, तो वही हमेशा वाली अकल की अंधी रहेगी, वो माँ है, सब जान जाती है, और अगर तूने ये बात कही ना तो मेरे साथ साथ तो भी फंसेगी। माँ ने सीधा ये कहना है कि गुल की फोन की बैटरी डेड हुई थी, आपका फोन तो सलामत था, आपने क्यों नहीं कॉल किया। फिर मेरी माता जी ये कहेगी कि अपने आप को घर के बड़े से बात करवाए, फिर क्या होगा। हो जाए हम दोनों का पोस्टमार्टम, और फिर दोनों को अच्छे से रास्तों की इस्लामी मिलेगी, इसलिए अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाइए और जाइए आराम करिएगा। गुल ने कहा और जाने के लिए मुड़ी, तभी अरसम वहां आ गया। मिलाई तुम लोग गजाला माँ से। हाँ भाई मिल लिया, बहुत दिनों बाद गई थी ना, तो हम बहुत लोग बातों में लग गए थे, और गजाला माँ तो मुझे काफी देर तक रोकना चाहती थी, क्योंकि ने पता नहीं क्या कहा। मैंने कहा मेरे भाई और बाकी घर वाले इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं जल्दी आ गई। सबने काफी अच्छा झूठ तराशा था। गुल ने बस खून का सांस लिया, वरना उसे डर था कि कहीं वो कुछ कहानी में गड़बड़ ना कर दे। रास्ते में ही गुल ने सनम को सारी झूठी कहानी समझा दी थी कैसे ये, और सनम ने उस कहानी को अजबर कर लिया और वही कहा, जी मैं चलती हूँ, मैं तो बस सनम को घर तक छोड़ने आई थी, अब मैं चलती हूँ। ओके सनम, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, लव यू बेबी।
गुल फ्लाइंग की सनम की तरफ उछाल कर बोलती हुई जाने लगी तो सनम भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। अरे, शाम हो गई है, ड्राइवर के साथ चली जाओ, और बाइक ना डील करता हुआ बोला। सनम ने आंख के इशारे से मना किया और कहा जल्दी यहाँ से निकल जाए, वरना अगर शारदा बेगम और वहां साहब आ जाते तो सवाल जवाब का क्लास शुरू हो जाते थे। नहीं, वो माँ नाराज होंगी, माँ को पसंद नहीं है कि मैं किसी ड्राइवर के साथ अकेली शाम को घर पहुंचूं। गुल ने असम तमस्खराना अंदाज में हंसा। अच्छा, फिर तुम इतनी दूर पैदल जाओगी, और अगर तुमने कैब बुक की या किसी रिक्शा पर गई तो वो रिक्शे का ड्राइवर तुम्हारा रिश्तेदार होगा, वो भी तो अजनबी होगा। हाँ हाँ, नहीं जी, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों सहमत कर रहे हैं? गुल ने कहा तो असम ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा चलो फिर मैं छोड़ आता हूँ, या मैं भी तुम्हारे लिए अजनबी हूँ? सनम और गुल दोनों बुकला गए, एक तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नजरों का तबादला हुआ और गुल ने कहा, नहीं ठीक है, चलिए, मैं बहुत थक भी चुकी हूँ और काफी लेट भी हो गई हूँ। गुल बोलकर अपने चेहरे को हिजाब से ढकती बाहरी दरवाजे की जानब बढ़ गई और अरसम भी उसके पीछे चल दिया। सनम ने दिल से दुआ दी कि बस वो दोनों बच जाए और भांडा फूट न जाए। गुल फ्रंट सीट पर बैठी अपनी उंगलियों से स्कार्फ को कोना मोड़ते हुए वो अरसम को देख रही थी, जो पूरे जाओ जलाल के साथ ड्राइविंग सीट पर विराजमान अपनी कोरोला को ड्राइव कर रहा था। गुल नॉर्मल रह, अगर तू परेशान दिखेगी तो इस खड़ूस को शक हो जाएगा और तेरे साथ साथ सनम जान भी बुरा फंसेगी। नार्मी बेबी नार्मी, गुल खुद को समझाई जा रही थी, परेशान देख रही हो? तबीयत तो ठीक है? अरसम के सवाल पर गुल ने अस्बात में सर हिलाया और कहा, जी मैं ठीक हूँ, बस कल यूनी में मेरा क्लास टेस्ट है, इसी के मुतालिक सोच रही हूँ, बहुत बर्डन है कल। गुल ने सफेद झूठ बोला, और टेंशन मत लो, नॉर्मल क्लास टेस्ट अच्छा ही होगा, और बस अच्छे से तैयारी कर जाना। अरसम ने अपने हिसाब से उसको दिलासा देने की कोशिश की। जी जी, गुल बोलकर सोचने लगी, अगर इस बंदे को पता भी चल गया कि आज हम रजा भाई के घर गए थे तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा। ज्यादा से ज्यादा दो तीन थप्पड़ ही मार सकता है, मगर प्लीज अल्लाह जी, बस आज मेरा भरम रख लेना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, उल्टा शोहर और बीवी के बीच की गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की है, उन दोनों को करीब लाने की काविश की है, लेकिन झूठ बोला ये गलत था, लेकिन फिर भी मेरी नीयत में खोट नहीं थी। आप मेरी कतार दर गुजर कर मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दें और हर दिल को चाह से भर दें। आमीन। गुल ने दुआ देकर चेहरे हाथ पर फेरा तो असम ने टोका, सब खैरियत तो है? बहुत ज्यादा थकी मंदी लग रही हो, कोई बात है तो बता सकती हो, शायद मैं हल बता सकूं। शुक्रिया, कुछ मसलों का हल हमें खुद ही तलाश करना पड़ता है और तकलीफ या परेशानी बताने के काबिल नहीं होती, और कुछ मसले हमारी खुद की वजह से होते हैं, चाहिए कि हम खुद ही हल कर लें। गुल मुस्कुराकर बोली और शुक्रिया कहकर अपनी गली से थोड़ी दूर आ गई। गुल ने सुकून भरा सांस लिया, अरसम उसे घर तक छोड़ने नहीं आया, वरना एक नए जंग का आगाज हो जाता। मैं ना सोच रही थी कि मैं ये सिल्वर सिल्वर कलर का सूट पहनूं, सर ने कहा तो शारदा बेगम फौरन उसके करीब आई और बोली, तुम मेहंदी का फंक्शन अटेंड नहीं करोगी? अपनी हालत देखो बेटा और घर पर आराम करो, जी बेहतर है, जैसा आप ठीक समझे। सनम के चेहरे का रंग पल भर में बदला था, वो उदासी से सर झुकाए चली गई। बाकी लड़कियां और घर में आए रिश्तेदार कपड़े और ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही सख्त हो रही हो, वहाद साहब अपना ऐनक नाक पर चढ़ाकर, आप खामोश रहें, आप क्या जाने, खैर से उसका पहला बच्चा है और बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। सनम के फायदे के लिए ही मैं इस कदर सख्ती और ओवर टोक रोक टोक करती हूँ। सैदा बेगम वो हाथ हाथ देकर बोली, ठीक है समझ गए, लेकिन उसे बाहर निकलना दिया करें, और उसके अरमान होंगे, वैसे भी वो इस कदर सादा रहती है कि अगर कहीं उसका जाने का दिल करे तो जाने दीजिए। बेगम, अभी मेरे दोस्त के बेटे की पार्टी है, लेकिन इस दिन हम सब अरसम की मेहंदी फंक्शन में होंगे, तो सनम को बर्थडे पार्टी में जाने दें, वैसे भी मासूम बच्चों की पार्टी होगी और सनम जाएगी तो खुश हो जाएगी। वहां साहब ने नया शीशा छोड़ा तो सादा बेगम ने गौर से इन्हें देखा, जिससे इनका जहनी तवाजन बिगड़ गया हो। ठीक है, सिर्फ इसलिए जाने दे रही हूँ क्योंकि एक मासूम बच्चे की बर्थडे हैं, समझे आप? सादा बेगम ने कहा तो वहाज साहब मुस्कुरा दिए। सनम सिल्वर रंग का कामदार सूट और प्लाजो पहने दुपट्टे को कंधे पर सेट कर रही थी, हल्का फुल्का सा मेकअप उसके हुस्न को दुबाला कर रहा था। सनम आईने में खुद को देख सोचने लगी, अगर आज रजा उसे देख ले तो उस पर कुर्बान हो जाए। फिर अपनी इस सोच पर शर्मा सी गई कि रजा किस कदर जज्बाती, और अगर उसे यूं क्यामत के इस हुस्न में देख ले तो दीवानापन में कोई गुस्ताखी ना कर दे।
सनम ने अपनी हरी झील सी आंखों में भर भर कर काजल लगाया और अपनी धोतिया गोरी सुर्ख सफेद रंगत को देख सोचने लगी। ठंड बहुत है, इसलिए उसे चादर भी ओढ़ लेनी चाहिए। और मखमली काली चादर से सर को ढक वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो सादा बेगम ने उसे जा लिया। खुदाया खैर, रुक जरा, ऐसे मत निकल, पहले तेरी नजर उतार दूं फिर, इतनी हसीन लग रही हो मेरी बच्ची। सादा बेगम जल्दी से किचन से लाल मिर्ची मंगवा कर बाहर गार्डन में मुलाजमों से जलवा दिया। फिर आए तेल कुर्सी का वर्त कर सनम पर दम कर दिया, किसी से ज्यादा बात मत करना, और हाँ, वहाँ कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट गाड़ी के बैक सीट में अरसम ने पैक करवा कर पहले से ही रखवा दिया था। खामोशी से जाना और आना, और वहाँ साहब की तुम खास हो यही कहना के, लेकिन तब कहना जब कोई सवाल करना। ठीक है, अब तुम जाओ, सनम कहकर सीढ़ियां संभल कर उतरने लगी, क्योंकि ऊपर खड़ी साजदा बेगम उस पर अकाब जैसी नजर रखी हुई थी। सनम, कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। और सब उसे पोस्ट में ही मिल गया था। ठीक है, कर दूंगी, अब जाओ भी। सनम बैक सीट पर बैठ गई तो अरसम अनाया, जो सब मेहंदी के फंक्शन के लिए निकलने वाले थे, वो लोग भी निकलते ही सनम सलाह रियाज के बंगले की पोस्ट में उतरी तो रजा साहब ने उसे वहीं से जा लिया। आप सनम वहां है ना? वहां साहब ने उसके बारे में बताया था, आप आ रही हैं। रियाज साहब एक बिजनेस इंसान, बुजुर्ग इंसान था। सनम को हमेशा सनम शहबाज सदीकी सुनने की आदत थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जी, सनम ने बस इतना ही कहा और पार्टी में चली गई। और साला बेगम बेटे की गोद में लिए घूम रही थी। अंकल, ये आपका बेटा है? सनम ने रजा से रियाज से सवाल किया और वो हंस दिए। नहीं बेटा जी, ये मेरा पोता है दानिश, और साहब मेरी बीवी है, मतलब दानिश की दादी। रियाज साहब की बात पर सनम ने होंठ को कोना दबाया और सोचा कितने ज्यादा बेवकूफी वाले वो सवाल कर रही है। और साजिया साजिया बेटा इधर आना। रियाज साहब ने खवातीन की भीड़ में किसी को पुकारा तो एक जवान लड़की जो रेड रफील साड़ी काफी नफासत से पहने, डायमंड का जेवरात पहने, काफी लाकर चलते हुए सनम के करीब आई। साजिया बेटा, इनसे मिलो, ये है सनम जान, वहा साहब की खास मेहमान है, और वो नहीं, इसके तो इन्हें भेजा है, उनके खास ख्याल रखना, और हाँ, कोई शिकायत ना होने पाए। ओके डैड, कम विद मी। सजी सनम का हाथ पकड़कर उससे साथ ले गई। तुम अरसम की कजन हो? साजिया ने इस्तफसार किया तो सनम ने कहा, मैं उसकी बहन हूँ। हाँ, वही कजन टाइप। वैसे तुम शादीशुदा हो जी? सनम ने कहा तो साजिया उसका हल्का सा भरा वजूद देखा तो धीमे लहजे में बोली, ये तुम्हारा पहला बेबी है? हाँ, पहला बेबी है। अच्छा, कितने महीने शादी को हुए और तुम्हारा कितना महीना चल रहा है? साजिया सवाल पर सवाल किए जा रही थी और अब सनम को इरिटेशन होने लगी। जी, शादी को 7 महीने हो रहे हैं और मैं खुद नहीं जानती कि क्या और कितना महीना है। सनम ने कहा तो साजिया हंस दी। यू आर सो इनोसेंट, बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड भी आए हैं? नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे, वो अपने ऑफिस में बिजी होंगे। सनम का दिल किया वो अब यहाँ से भाग जाए, इतने सारे सवाल वो भी एक साथ, और सनम बहुत कम बोलती थी। अच्छा, तुम यहाँ आराम से बैठो, और हाँ, कुछ उल्टा सीधा मत खाना, और हाँ जी, जब तक मैं वापस दानिश से मिलकर ना आऊं तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। सजे बोल कर गई तो सनम ने वेटर से ऑरेंज जूस मंगवाया और पीने लगी। काफी सारे बच्चे वहां आए हुए थे। उफ, मेरा सर फिर चकरा रहा है, थकान भी महसूस हो रही है। सनम अपनी हथेली पर चेहरा टिकाए यहाँ वहां देखने लगी, तभी फिर से सामने से आती साजिया देखी, जो 3 साल दानिश को गोद में लिए उसकी तरफ आ रही थी। ओह हाँ, मुझे तो गिफ्ट भी देना है। सनम उठी और साजिया के करीब चली गई। हम फिर वहां से उठाई। साजिया ने दांस की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। सनम ने कहा, नहीं आती, लेकिन ये गिफ्ट मुझे देना था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए गिफ्ट देकर घर चली जाऊंगी। सनम ने गिफ्ट साजिया की तरफ बढ़ाया तो दानिश उसे देखने लगा। दानिश बेटा, सी से थैंक्स टू आंटी। साजिया गिफ्ट दानिश के हाथों में देकर दानिश को सिखाती हुई बोली, थैंक यू। दानिश अपनी तोतली जुबान में बोला तो सनम उसे हाथ बढ़ाकर गोद में लेना चाहती, लेकिन साजिया ने जल्दी से टोक दिया, डोंट लाइक फूल, ये तुम्हारा पहला बेबी है, तुम हो सके तो कुछ भी भारी वजन मत उठाना। दाना छोटा जरूर है लेकिन बहुत बदमाश है, तुम्हारे पेट में चोट लग सकती है। साजिया उसे समझाती चली गई। ओके, समझ गई, गुड। साजिया ने गोद से दानिश को नीचे उतारा और सनम झुककर वहीं बैठ गई और दानिश से बात करने लगी, और साजिया भी इन दोनों की मासूमाना बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अच्छा सनम, तुम दानिश से बात करो, मैं तब तक डैड से पूछाती हूँ कि केक कब तक आएगा।
घंटे का साजिद चली गई तो सनम ने दानिश का छोटी सी उंगली पकड़कर अपने साथ टेबल पर ले आई और बातें करने लगी। आंटी, आप मामा की फ्रेंड हो या वहाँ वही समझ लो, तब आप मेरी भी दोस्त हो। दर्श ने उसके गालों को चूम कर कहा तो सनम सोचने लगी, ये बच्चा कितना ज्यादा क्यूट और समझदार है। तुमने पार्टी चेंज कर ली। कल तक तो तुम्हें मुझसे प्यार था और आज इस छोटे चूजे पर दाना डाल रही हो। किसी की आवाज पुश्त से आई तो सनम ने गर्दन मोड़ कर देखा। रजा के अलावा हो भी कौन सकता था जो इस तरह बातें कर सके। रजा ब्लैक थ्री पीस सुरमई टाई लगाए मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता मशाल लग रहा था और हल्की बड़ी हुई से और वही तीखी नजर जो किसी भी लड़की पर जादू कर सकती थी। चेहरे पर रौबदार मुस्कान और अपने पूरे वजूद को मद्देनजर रखते हुए बालों को झील से सेट कर वो खड़ा था। आप यहाँ, तुम जहाँ मैं वहाँ। कौन है आंटी? दानिश ने कहा तो उसने इसी वक्त रजा साहब में भी आ गए और दानिश की गोद में लेकर सनम से बोले, आ जाओ बेटा जी, केक कटने वाला है। शाबाश, लेकिन आराम से चलकर आना। रियाज साहब उसके सर पर हाथ फेर कर बोले तो सनी ने सुकून का सांस लिया कि चलो अब कोई नहीं है। वाह भाई, तुम तो यहाँ पर वीआईपी मेहमान हो, हमें तो कौन पूछता है ही नहीं। वैसे योर का इंफॉर्मेशन, ये छोटे से चूजे का बाबा मेरा एम्प्लॉय है, समझे? रजा ने कहा तो सनम ने सोचा वो बुरा फंसी, क्योंकि रजा उसे ही चारों तरफ से घूर घूर कर देख रहा था। सनम उठ खड़ी हुई और अपने वजूद चादर से ढककर तजब्बस का शिकार हो गई। इतनी प्यारी लगने का हक तुम्हें किसने दिया? रजा सारे फासले मिटाता उसे खुद में समाने का सोचे जैसे ही आगे बढ़ा, सनम झिझक कर पीछे हट गई। रजा, खुदा का वास्ता, सब देख रहे हैं, कुछ ऐसी हरकत मत कर देना, आप तमाशा बन जाएगा। रजा मुस्कुराकर रह गया और उसके हनाई हाथों में सजी सिल्वर चूड़ियां से भरी कलाई को अपने मजबूत हाथों में थमाता उसे करीब कर लिया। मोहब्बत करता हूँ और डंके की चोट पर कहूंगा। रजा उसे गोद में उठाकर सबके सामने अंदर हवेली में ले गया और सनम डर से चेहरे को दोनों हाथों से छुपा गई। अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर है ये किस्त, और इस बार लेट नहीं की मैंने। और हाँ, पढ़ने और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी चल रही है और आपका फेवरेट कपल कौन है, रजा और सनम, यगूत और अरसम। और हाँ, लाइक कमेंट जरूर करना, मुझे लिखने के लिए हौसला मिलता है। और हाँ, आप सब रीडर्स का बहुत बहुत दिल का शुक्रिया इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। मैं दिल से आप सबों की मशहूर हूँ। जारी है।